हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। आपके लिए मैं लगातार वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है एसएससी जीडी के छात्रों के लिए और अभी पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है और जितने भी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूपी एसआई हो या बिहार एसआई का जो मेंस है उसमें भी मैंने जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अभी पारा मेडिकल के छात्र भी देख सकते हैं, एसएससी जीडी वाले जितने भी छात्र हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है, मैं इस क्वेश्चन पर टिक इसलिए कर दिया हूँ ताकि ये वीडियो साफ़ सुथरा बने और आसानी से मैं आपको समझाता हुआ आगे बढ़ता जाऊँ और वीडियो कम समय का हो और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। सबसे पहला जो टॉपिक है, हम लोग क्या है, टॉपिक है भाषा एवं नागरी लिपि। तो भाषा और नागरी लिपि से जितने प्रश्न हैं लगभग 81 प्रश्न हैं। उस 81 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। उसी तरह से हर टॉपिक का प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। बस क्वेश्चन आंसर दिखते चाहिए, कहीं ना कहीं इसी सब क्वेश्चन में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए भी प्रश्न हैं और कुछ टॉपिक वाइज भी प्रश्न हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बस खाली क्वेश्चन और आंसर याद रखिए, वीडियो को बड़े ही प्रेम से देखिएगा, आसानी से प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अर्धमागधी भाषा है जो कि महात्मा बुद्ध के भगवान महावीर के द्वारा, अर्धमागधी भाषा को प्राकृत भाषा भी बोला जाता है। तो भगवान महावीर के द्वारा जो प्रवचन दी गई थी वो अर्धमागधी भाषा में दी गई थी। भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। तो वो चीन, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ की जो भाषा है मंदारिन भाषा है, तो सबसे ज़्यादा लोग मातृभाषा समझकर बोलते हैं, तो चीनी लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाले भाषा मंदारिन है। मंदारिन भाषा चीन का भाषा है, ठीक है ना। तो चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोग मंदारिन भाषा बोलते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो हिंदी का तीसरा स्थान है, ठीक है ना। हिंदी तीसरे नंबर के स्थान पे आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि बुंदेली हिंदी की एक बोली है जो पवारी और राठौड़ी। देखिए, बुंदेली एक हिंदी की बोली है, पवारी और राठौड़ी उसकी उपबोली है। बोली और बोली से जो नीचे वाला जो उसके पार्ट होता है उसको उपबोली बोला जाता है, ठीक है ना। तो बुंदेली एक हिंदी की बोली है और पवारी और राठौड़ी तो ये उसकी उपबोली है, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है। तो भारोपीय। भारोपीय का मतलब कि भारत और यूरोप के मिश्रण को भारोपीय बोला जाता है। भारत और यूरोपीय, यानी कि भारत और यूरोप को जब मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा भारोपीय। तो हिंदी भारोपीय परिवार की सदस्य भाषा है। प्राकृत भाषा से आशय है। तो प्राकृत भाषा क्या था। तो संस्कृत से पूर्व की भाषा। जब संस्कृत सबसे पहला प्राचीन भाषा संस्कृत को बोला जाता है और उससे भी पूर्व में, जिससे भी पहले जो बोला जाता था वो प्राकृत भाषा था। इसी प्राकृत भाषा में भगवान महावीर के द्वारा प्रवचन दी गई थी, क्योंकि उस समय के लोग उस भाषा को समझ सकते थे, बोल पाते थे, और क्योंकि प्रवचन ऐसी भाषा में दी जाए ताकि लोग उस भाषा को समझ पाएँ, तो प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी बोला जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन दी गई थी किस भाषा में दी गई थी। तो अर्धमागधी भाषा में दी गई थी। प्राकृतिक भाषा से आशय है हिंदी से पूर्व की भाषा, संस्कृत से पूर्व में प्राकृत भाषा हुआ करता था। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृत जो है पाली भाषा को कहा जाता है। पाली भाषा का संबंध किस, तो भगवान बुद्ध के द्वारा, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जो प्रवचन दिया पाली भाषा में दिया, और भगवान महावीर ने जो प्रवचन दिया वो अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में दिया। अर्धमागधी को ही प्राकृत भाषा बोला जाता है। और प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है। तो पाली भाषा को कहा जाता है। पाली भाषा भगवान बुद्ध से संबंधित है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। तो अब मागधी भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया था। अशोक मौर्य काल से संबंधित है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है। तो पूर्वी हिंदी, जो पूर्व वाला जो हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अवधी का आविर्भाव कब हुआ, यानी कि अवधी भाषा कब शुरुआत हुई। तो ईसवी सन की 10वीं शताब्दी में अवधी भाषा आई। अवधी भाषा का संबंध कब है, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। और वाल्मीकि द्वारा जो लिखित रामायण है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो अवधी भाषा का संबंध तुलसीदास के काल से है। तो इससे ईसवी 10वीं शताब्दी के काल में अवधी भाषा का आविर्भाव हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ। पद्मावत की भाषा, तो पद्मावत एक पुस्तक है जो कि पैरामेडिकल के परीक्षा में 2020 में पूछे गए थे कि पद्मावत मालिक मोहम्मद जैसी के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा की पुस्तक है, तो अवधी भाषा की पुस्तक है। अवधी भाषा की एक और पुस्तक मैंने आपको बताया क्या, कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका भी कालिदास के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, पत्रिका है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा कौन सा, जो कि भगवान कृष्ण के जो भगवान कृष्ण का जो वृंदावन का जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा, यानी कि ब्रज की नारिया कहा जाता है, ब्रज भाषा वहाँ से संबंधित है। बिना पत्रिका कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है, तो बिहारी, बंगाली और उड़ीसा और असमिया भाषा का विकास मगधी भाषा से हुआ है। क्योंकि अगर याद रखेंगे कि अर्ध मागधी और उससे मगधी भाषा, तो बिहार वाले जो क्षेत्र में, पटना वाले क्षेत्र को मगध बोला जाता है, और मगध के क्षेत्र में फिर मगध हुआ, उसमें बिहारी हुआ, उड़ीसा हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक ही था। तो इससे रिलेट करके हम लोग याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मागधी भाषा से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा का मतलब प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ है। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है, तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती हैं, तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक है, तो ब्रज भाषा जो है ना काव्य भाषा, यानी कि कवि के भाषा के रूप में काव्य भाषा। हम लोग देखे थे कि जो कालिदास की पुस्तक थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी, और ये काव्य भाषा यानी कि कविता काव्य जो रचना लिखी गई है उसमें सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी के पूर्व रूप है, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। अवहट एक शब्द है, अवहट की पूर्व बोली खड़ी रूप है, ठीक है ना, यह याद रखिएगा। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप से दृष्टिगोचर होता है, तो अमीर खुसरो का काव्य भी ब्रज भाषा से दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ब्रज भाषा हम लोग समझेंगे किसकी भाषा थी, काव्य की भाषा थी। कालिदास के द्वारा भी लिखी गई थी ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में अमीर खुसरो के द्वारा जितने भी लिखे, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है, बहुत ही अच्छे लिखते थे। तो ब्रज भाषा में उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई, तो ब्रज भाषा की जो उन्नति हुई, जो विशेष प्रादुर्भाव हुआ और ब्रज भाषा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, तो अकबर के शासनकाल में पहुंचा था। सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखी गई है, तो सूरदास का काव्य भी वहाँ ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। तो सूरदास का जितना भी काव्य है, ये जितनी भी बहुत सारी जो काव्य हैं ना, कविताएं हैं, संग्रह है, पुस्तकें हैं जो कि अलग अलग राइट कालिदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, ये सब ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है, तो बदहेली जो शब्द, बदहेली जो भाषा है ना, इसका कोई साहित्य नहीं। अवधी भाषा में भी साहित्य, कमाऊनी में भी लिखी गई है, ब्रज भाषा में तो बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बदहेली भाषा का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है। पूर्वी हिंदी की बोली है, तो बदहेली जो बोली है ना वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है, तो पूर्वी जो हिंदी है अपभ्रंश से, यह अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकलती है। इस वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिएगा ना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पूरा तरीका से पीडीएफ आपको मिलेगा और पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख सकते हैं, तो इसलिए बेहिचक रहिएगा। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी भाषा का विकास किससे हुआ, तो मागधी भाषा से हुआ। ये क्वेश्चन पहले भी मिला था, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ, और मगध वाले क्षेत्र पटना को कहा जाता था, पटना राजधानी है बिहार की, और वहाँ से रिलेट करके हम इस चीज़ को याद कर पाएंगे। बिहार की 3 बोलियां कौन कौन से हैं, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो भोजपुरी भाषा का क्षेत्र आरा और छपरा वाले साइड में है। मैथिली जो कि दरभंगा वाली बोला जाता है, मैथिली ठाकुर है जो कि मैथिली में गीत गाती है। मगही जो कि मगही पान से संबंधित है, मगही पान को बिहार का जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, तो मगही ये मगध वाला क्षेत्र को मगही कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? तो तेलुगु जो भाषा है ना, वो तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की भाषा है, वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी, कनौजी और बांगरू ये सब हिंदी के अंतर्गत है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा होगी, तो अवधी, बांगरू और कनौजी, लेकिन तेलुगु भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसा लग रहा है, और आने वाले समय में मैं बहुत सारा सेट का भी प्रैक्टिस कराऊंगा आप सबों के साथ। धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी दोस्तों का सहयोग हो सके और वो लोग के बाद भी मेरे द्वारा जो बात पहुँचाई जा रही है वो पहुँच जाए। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो संक्रांति काल। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो समय होता है उसको संक्रांति काल कहा जाता है। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत 18 उप बोलियाँ हैं, ठीक है ना, कि 18 बोली में बांटा गया है हिंदी को। काव्य 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 विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक, तो अमीर खुसरो अमीर खुसरो जो थे उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक थे। अमीर खुसरो का और पुस्तक ब्रज भाषा में भी लिखी गई है, तो याद रखिएगा। बहादुर शाह जफ़र यहाँ पे ऑप्शन में, तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में मैं बता दूं कि इतिहास में इनका वर्णन होता है। मुगल साम्राज्य के अंतिम संस्थापक के रूप में जाना जाता है बहादुर शाह जफ़र। जफ़र उनका टाइटल है, जो कि जफ़र नाम से वो गज़ल लिखा करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफ़र इनका नाम है। और मिर्ज़ा गालिब तो शायर थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कश्मीर की राजभाषा क्या है? तो कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है और सेकंड नंबर पे उर्दू है। उत्तराखंड की राजभाषा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड अभी चर्चा में था। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी संस्कृत है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा है, वहाँ से तुर्की से बहुत सारे आक्रांता आए हुए थे, तो ये उर्दू भाषा जो है, उर्दू जो किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं है? तो अमीर खुसरो जो है सूफी कवि नहीं। सूफी कवि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कुतुबुन, अमीर हसन और जायसी, यानी कि मालिक मोहम्मद जायसी के बारे में पद्मावत जो पुस्तक लिखी गई है ब्रज भाषा में लिखी गई थी, मैंने पहले भी आपको बताया। तो जो सूफी अमीर खुसरो जो है सूफी कवि नहीं थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान? हिंदी साहित्य में किस मुसलमान ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के शासनकाल में रहा करते थे, और अब्दुल रहीम खान खाना का योगदान मुस्लिम होते हुए भी साहित्य में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रारंभ किसने किया? तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य, यानी कि वल्लभाचार्य। याद रखेंगे कि पुष्टि मार्ग एक दर्शन है, दर्शन उपनिषद से संबंधित एक दर्शन शास्त्र है, जो कि जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी कहा जाता है। दर्शन का संबंध पुष्टि मार्ग से वो वल्लभाचार्य के द्वारा कही गई थी। कबीरदास के द्वारा कबीरपंथी, और तुलसीदास के द्वारा तो रामचरितमानस लिखी गई है। सूरदास के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई है सूरसागर, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो हिंदी का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो चारों वेदों के बारे में धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सामवेद का संबंध संगीत से है। ऋग्वेद में प्राचीन जो जितने भी श्लोक है भगवान को स्मरण करने के लिए, वो सब श्लोक के बारे में चर्चा कर दी गई है। यजुर्वेद के लिए प्रश्न आता है कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें गद्य भी है, पद भी है। अथर्ववेद में जादू टोना जितने भी मतलब कि आडम्बरे हैं वो सब अथर्ववेद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी एक भाषा के रूप में जानी जाती है। लिपि के बारे में, तो हिंदी की जो लिपि है कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और इंग्लिश वाला लिपि कौन सा है, जो कि हम लोग परीक्षा देते थे 10th क्लास का, उसमें भरते थे ना, रोमन लिपि। इंग्लिश वाला जो लिपि है रोमन है, और हिंदी वाला जो लिपि था वो देवनागरी है। खड़ी बोली का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली का सबसे पहला उपयोग अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक और नाम है जिनको तोतिए हिंद बोला जाता है, भारत का तोता बोला जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा में पुस्तकें लिखी थी। साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सब वह मुसलमान जिनका योगदान साहित्य में सबसे ज़्यादा है वो अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो कि अकबर के शिक्षक हुआ करते थे। अकबर जिस समय मतलब पढ़ता था बचपन में, तो उसके अकबर का शिक्षक हुआ करते थे। हिंदी के बहुत ही विद्वान थे, कवि थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, तो ये जो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, ये जुगुल किशोर के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी के जनक के रूप में जाना जाता है।
कवि वचन सुधा इनकी एक पुस्तक है। फिर मैं बता देता हूँ कि ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। बिहारी किस राजा के दरबार में रहा करते थे? तो बिहारी जो कवि थे वो राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। हरिवंश राय बच्चन के कृत्य क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्नलिखित में से क्या है? तो हरिवंश राय जी जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हुआ करते थे, इनको सबसे पहले जो सरस्वती सम्मान है ना, हिंदी साहित्य में दी जाती है सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है, सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दी जाती है। इनकी एक पुस्तक है मधुशाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, राजभाषा का सही अर्थ क्या होता है? तो सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा। जैसे पूछा जाता है कि बिहार की राजभाषा कौन सी है, तो बिहार की राजभाषा हिंदी और सेकंड नंबर पे उर्दू है। तो ये राजभाषा है क्या? तो सरकारी कार्यालय में जो भी काम होगा वो उस भाषा में होगा, इसलिए उसको राजभाषा कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संविधान की जो लिपि है वो हिंदी राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, याद रखिएगा, राजभाषा, और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 यानी कि 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ की राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? देखिए, संविधान जिस समय बना था ना, उस समय कहा गया था कि 15 वर्षों के लिए हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है और जितने भी पत्र पत्रिकाएँ होती हैं जो ऑफिशियल होती है, कुछ इंग्लिश में भी छपती हैं, तो ये 15 साल के लिए प्रयोजन की गई थी। लेकिन अनुच्छेद 343 में ये बताया गया है कि राज की जो भाषा होगी हिंदी होगी, और लिपि हम लोगों का क्या होगा? देवनागरी होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान में देखिए 22 भाषा को शामिल की गई है। ठीक है ना, 22 भाषा को शामिल की गई है। 18 क्यों लिखा गया? क्योंकि 4 भाषा को बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, 2003 के आसपास में 4 भाषा जोड़ी गई, लेकिन जो मैथिली भाषा है उस समय नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, इसलिए मैं गोल घेर दिया हूँ ताकि ये क्वेश्चन यूनिक टाइप का है। संविधान के अनुच्छेद 344 एम के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। तो एक राजभाषा आयोग बनाया गया था ताकि भाषा को किस तरह से मतलब कि किस तरह से भाषा को बरकरार रखा जाए, भाषा में किस तरह से काम की जाए ताकि हर लोगों तक पहुंच बन सके। तो ये अनुच्छेद 344 ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। इन्होंने कब किया था? तो सन 1955 में राजभाषा आयोग बनाए थे। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप तो ब्राह्मणी लिपि है। देखिए, जो लिपि हम लोगों का है देवनागरी लिपि है, लेकिन इसके पहले जो देवनागरी लिपि का जो भाग था वो ब्राह्मणी लिपि था। इसी ब्राह्मणी लिपि में अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेखें लिखी गई थी वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गुजरात के जयभट्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये शिलालेख में इनका प्रयोग देवनागरी बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है उसका प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गुजरात के राजा जयभट्ट, इनकी एक शिलालेख है जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में मिली थी, वहीं पे इसको मतलब कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी गई है? तो मराठी और नेपाली दोनों देवनागरी लिपि में लिखी गई है। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं और तमिल भाषा का और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो रेवरेंड हैरिस जो एक विद्वान थे जो कि सिंधु जो लिपि है वो बाएं से दाएं पढ़ने और उसमें तमिल भाषा के परिवर्तित करने के विद्वान के रूप में इनको जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि क्या है? तो अभी भारत जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत की लिपि देवनागरी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो अभी होती है उसके संस्थापक के रूप में पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली, तो छत्तीसगढ़ की बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो पाणिनि जो है ना संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी के पाणिनि किनको बोला जाता है? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो कि हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी व्याकरण के जनक जिस तरह से कहा जाता है ना कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, उसी उनके कंपेयर किया जा रहा है। जैसे अर्थशास्त्र के जो लेखक थे कौटिल्य, उनका कंपेयर मैकियावेली से किया जाता है।
ये प्रश्न इतिहास में हम लोग कभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, उनका ही नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त, उनका कंपेयर, उनका समकक्ष माना जाता है कौटिल्य मैकियावेली को। उसी तरह से पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं, उनके समकक्ष माना जाता है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी का मतलब क्या है कि आदर्श के रूप में हिंदी को स्वीकार करना। यानी कि ऐसा नहीं है कि हाँ हमको हिंदी बोलने आता है तो हम थोड़ा सा हिचकिचा जाएं, इंग्लिश बोलने वाले लोग ही महान नहीं होते। हिंदी की इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं जो कि हम आपके साथ प्रस्तुत करें तो आपको लगेगा कि हाँ क्या शब्द है। तो इसलिए मानक हिंदी का तात्पर्य आदर्श के रूप में हिंदी को स्वीकार करना, यानी कि आदर्श आइडियल रूप से हिंदी को स्वीकार करना ही आदर्श हिंदी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा, तो गोवा की जो अब कुछ भाषाएं जो है ना, यहाँ पे कुछ अब ऐसा प्रश्न है कि जो पार्टिकुलर क्षेत्र के रूप में किस क्षेत्र की भाषा कौन की है। जैसे कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, ठीक है ना। उसी तरह से गोवा की जो राजकीय भाषा है वो कोंकणी है। अवधी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवध का भाषा, अवध जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवध के संस्थापक हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में शहादत खां। देशी शब्द ढोर का अर्थ संबंध जो कि जंगली गद्दा से संबंधित है। ढोर का मतलब जंगली गद्दा होता है, ये शब्द है, हिंदी में याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि जो कि सिख धर्म से संबंधित है। कहाँ की लिपि है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाब जैसे हिंदी की भाषा लिपि देवनागरी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अवहट किस काल की भाषा है? तो अवहट का संबंध आदिकाल से है। अवहट जो शब्द है किस काल की भाषा है? तो आदिकाल की भाषा है। सेंधव का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो सेंधव का अर्थ सोना नहीं। सेंधव का अर्थ क्या होता है? तो नमक, घोड़ा और समुद्र। सेंधव जैसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है ना, तो जैसे एक शब्द का एक अनेक नाम होता है, तो सेंधव शब्द का अर्थ होता है नमक, घोड़ा और समुद्र। सद्दू कड़ी किसकी भाषा है? तो कबीर की भाषा है। सद्दू जो कड़ी जो भाषा है, सद्दू ककड़ी जो भाषा है, ये कबीर की भाषा है। विषमत का उपयोग अर्थ क्या होता है? तो हैरान। ये शब्द है जिसका अर्थ हम लोग को पूछा जाता है। विषमत का अर्थ क्या होता है? तो ये हैरान होता है। कपाली का अर्थ क्या होता है? कपाली की जो कि हम लोग जब शैव धर्म पढ़ेंगे ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो नर कपाल में भोजन करता है उसको कपालिक बोलता है। यानी कि मानव के जो खोपड़ी में भोजन करता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे मतलब कि उनको बोला जाता है नर के भोजन में जो मतलब कि मानव के खोपड़ी में जो खाना खाते हैं ना, बर्तन के स्थान पे, जैसे हम लोग थाली में खाना खाते हैं, वैसे लोग जो नर कपाल में भोजन करते हैं उनको कपालिक कहा जाता है। कल्पवास का अर्थ क्या होता है? तो कुछ समय के लिए गृह त्याग, यानी कि कुछ लोग शब्द में प्रयोग किया जाता है कल्पवास। जैसे भगवान जब राम वन के लिए निकले थे तो उस समय बोला जाता है कि कल्पवास, यानी कि कुछ समय के लिए गृह त्याग देना ही कल्पवास का व्रत कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए ऐसा वर्ण शब्द हमेशा प्रयोग की जाती है ताकि गृह त्याग दीजिए। तो कि द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो द्रव्य मतलब धन होता है। द्रव्य चढ़ाने के लिए पंडित जी हमेशा बोला करते हैं, तो द्रव्य मतलब धन होता है। पाली किस धर्म का भाषा है? मैंने पहले ही आपको बताया कि पाली का संबंध गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए। पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से। तो इस वीडियो को प्रेम से सुनिएगा ना, बहुत सी बातों को आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। और धीरे धीरे वीडियो पॉज करके कुछ कुछ बातों को लिखते जाइएगा ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाए। और ये जितने भी PDF है मैं तो टेलीग्राम पे डाल नहीं दूंगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, मैंने पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन सा है? तो पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। भाषा में अभिव्यक्ति कितने रूप में होती है? तो भाषा की अभिव्यक्ति 3 रूप में होती है, लिखित, मौखिक और 3 भाषा के रूप में। भाषा की जो अभिव्यक्ति है 3 रूप में होती है, लिखित होती है, मौखिक होती है और एक भाषा जो होती है वो सुनने वाली होती है। उसका नाम हम स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे मराठी और नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली देवनागरी में ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंधों को पढ़ने वाली लिपि, जो अंधे होते हैं वो लोग कौन सी लिपि पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि की जो शुरुआत है लुई ब्रेल के द्वारा की गई थी। समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक के संबंध में क्या होता है? तो समुच्चय बोधक का अर्थ होता है, समुच्चय का अर्थ जोड़ने वाला होता है। जैसे हम लोग समुच्चय सेट थ्योरी पढ़ते थे ना मैथ में, यह
यह अंग्रेजी का कंजक्शन का हिंदी पर्याय है, सब सही है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा, योजक मतलब जोड़ने वाला होता है। तो ये जो तीनों शब्द है ना, ये समुच्चय बोधक का अर्थ है। और जो ऑप्शन में इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये 3 होते हैं। इस क्वेश्चन को हमेशा लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली, तो छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी बोली है? हिंदी बोली है, पूर्वी हिंदी है, सॉरी। हिंदी किस भाषा में लिखा जाता है? तो देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए गुजरात हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की है, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार सही ढंग से की जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से 81 देखते हैं, जो कि इस श्रृंखला की अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो संगम युग का संबंध दक्षिण भारत से है। संगम तोलकोलपियम, ये सब जो पुस्तक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यानी कि तमिल भाषा के व्याकरण के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की ये पुस्तक है, जिस तरह से उत्तर भारत की पुस्तक हम लोग मानते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण का जो पुस्तक है, उसी तरह का दक्षिण भारत का जो पुस्तक है तो तोलकोलपियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लास्ट क्वेश्चन भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, और आप लोग को ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पैरा मेडिकल की परीक्षा, SSC GD की परीक्षा और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कॉमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।